नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कोच इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में अपने प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के विभिन्न मैदान या उत्तर भारत के मैदान के विभिन्न पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, यानी कि भारत के इस कोने से लेकर उस कोने तक। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पंजाब का मैदान। ठीक, देखिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी पंजाब नाम क्यों है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होगा पंजधन आब। आब माने पानी। ठीक, यानी जहाँ 5 पानी हो, 5 पानी का मतलब जहाँ 5 जलतंत्र हो उसे ही, और जहाँ 5 जलतंत्र हो उसे ही नाम दे दिया गया पंजाब। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो भारत के 2 प्रांत में भी विभाजन हुआ। एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में बंगाल का एरिया गया उसे हम पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। वहीं भारत के हिस्से वाला जो बंगाल है उसे हम आज भी पश्चिम बंगाल नाम से जानते हैं। वहीं पंजाब की यदि बात करें तो भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस सिंधु नदी तंत्र के माध्यम से या सिंधु नदी तंत्र के द्वारा इस पंजाब के रीजन में कई सारे 2 आब का गठन होता है, निर्माण होता है। 2 आब मतलब 2 पानी। ठीक, यानी 2 नदियों के मध्य उपस्थित भूमि को ही दोआब कहते हैं। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। दोआब, ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो गए हमारी नदियां। अब देखिए, सिंधु व झेलम के मध्य नंबर 1, झेलम चिनाब के मध्य नंबर 2, चिनाब और रावी के मध्य नंबर 3, रावी और ब्यास के मध्य नंबर 4 और ब्यास और सतलज के मध्य नंबर 5। हमने यहाँ भी कितने लिखे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये नाम कैसे याद होंगे? जैसे सिंध सागर, चाज, रचना, बारी और बिस्म, ये नाम कैसे याद होंगे? ये कुछ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है बस। देखिए, सिंध सागर आपको याद रखना, सिंधु नदी व झेलम के मध्य है। उसके बाद चाज की यदि हम बात करें तो ये बना है चिनाब का CH आगे का लेकर, ठीक, और झेलम का JH पीछे का लेकर। ठीक, चिनाब आप लिखेंगे ना CHENAB, ठीक, वैसे JHELAM, ऐसे झेलम लिखेंगे ना, तो CH आगे और JH पीछे का लेकर क्या हो गया? चाज। इसी प्रकार रचना की अगर हम बात करें तो चिनाब और रावी के मध्य रचना है। ठीक, तो रावी का RA और चिनाब का CH। बात समझ गए? ठीक, अगला बारी की अगर हम बात करें तो व्यास और रावी के मध्य है, तो व्यास का BA ले लिया गया और रावी का RA। ठीक, बारी सतलज हो गया। ठीक, हालांकि RAVI होता है तो मान लेते हैं RI ले लिया गया, और क्या आखिरी का I। बात समझ गए? बिस्त की बात करें तो व्यास का BE और सतलज का ST, बिस्त हो गया। इस तरीके से ये सिंधु नदी तंत्र के 2 आब हैं। अब आगे चलते हैं, राजस्थान के मैदान की बात कर लेते हैं। ठीक, राजस्थान का मैदान यदि हम देखें तो यह 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के माध्यम से गंगा के मैदान द्वारा अलग होता है। यही आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। कितने सेंटीमीटर की वर्षा है यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर वर्षा की समरेखा जो है उसी के माध्यम से राजस्थान का मैदान गंगा के मैदान से अलग होता है। चलिए देखिए, सॉरी आँख में कुछ चला गया क्या? चलिए अब देखिए, राजस्थान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक पर्वत आपको खड़ा मिलेगा जिसका नाम है अरावली। राजस्थान के मैदान का निर्माण हम करने जा रहे हैं। आप देखिए, अरावली पर्वत यहाँ खड़ा मिलेगा। परिणामतः देखिए, जब मानसून आता है, ठीक, तो मानसून भारत में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है इस प्रायद्वीप के कारण। ये क्या है? तिकोना इलाका है। ऐसे में हवा जब इधर से निकल जाती, कुछ हवा इधर से निकल जाती। ठीक, अब देखिए, भारत में मानसून क्यों आता है और गर्मी के बाद ही क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का विकास होता है, चूँकि स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है तुलनात्मक रूप से पानी के। पानी देर से गर्म व देर से ठंडा होता है, जबकि उसी तापमान पर सेम जगह पर स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा हो जाता है। परिणामतः जो भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार है, या यूँ कहें तिब्बत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर लो प्रेशर का विकास होता है
और जब हवा गर्म होती है, मतलब यहाँ पर गर्मी होती है, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, परिणामतः यहाँ से हवा उठकर यहाँ अफ्रीका के पास देखेंगे एक मेडागास्कर द्वीप है, वहाँ पर हवा बैठती है और मेडागास्कर द्वीप से फिर हवा नीचे की तरफ से स्टार्ट होती है यहाँ पर, यानी मेडागास्कर की तरफ क्या बनेगा, हवा बैठी तो हाई प्रेशर, और हवा हमेशा हाई से लो की तरफ बहती है, तो इस तरह आगे की तरफ हवा बहती है और भारत में हवा प्रवेश करती है। ठीक, अब देखिए इस वाले इलाके में देखें तो हमारा अरावली पर्वत सतत रूप से मौजूद है, लेकिन बीच बीच में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट्टा दर्रे के माध्यम से हवा अंदर समुद्र द्वारा वाष्पीकृत हुई आर्द्रता को ग्रहण करके भारत में प्रवेश करती है। ठीक, यानी ये वर्षा कराना स्टार्ट करती है। ठीक, और सेम उसी तरीके से इसे कहते हैं हम अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होना, यानी ये अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक, अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्रता ऊपर की तरफ जाती है और आपने यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पढ़ी थी, यहाँ पर हवा टकराती है और उसके माध्यम से आगे यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय से हवा टकराती है और इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक, इस तरफ जब हवा बढ़ना स्टार्ट करती है तो यहाँ भी वर्षा होना शुरू हो जाती है भैया कि नहीं। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा किधर होगी, इस वाले रीजन में होगी, क्योंकि यहाँ आर्द्रता ज़्यादा है। धीरे धीरे हवा आगे बढ़ती जाएगी, कोई जल स्रोत नहीं मिला वाष्पीकरण का, तो क्या होगा, हवा में आर्द्रता कम होती जाएगी, यानी वर्षा कम होती जाएगी। सेम कंडीशन इस अरब सागर की शाखा के साथ भी है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अब देखिए ये जो अरावली पर्वत है ये बेवकूफ़ है, ये खड़ा हो गया है इस तरह का। अगर ये इस तरह बाउंड्री बना लेता तो पानी बरस जाता कि नहीं बरस जाता, बरस जाता, लेकिन ये इस तरह खड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हवा इसके समानांतर ऐसे बहते हुए निकल जाती है और इस वाले इलाके में जो राजस्थान का मैदान है वो सूखा रह जाता है। और यही जो बारिश की रेखा, मतलब अगर हम इनको वर्षा रेखा मान लें, इन तीरों को वर्षा रेखा मान लें, तो ये जो वर्षा रेखा है ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। समझ में आ रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए, इसलिए इस वाले इलाके में, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में या पश्चिमी राजस्थान में या अरावली के पश्चिम में बारिश बड़ी ही कम होती है। परिणामतः इस इलाके में मरुस्थल का विकास हुआ है। ठीक, मरुस्थल किसे कहते हैं, जिस भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे भारत के लद्दाख रीजन में भी क्या कहा जाता है, लद्दाख में मरुस्थल है। हालांकि यहाँ पर वर्षा का कारण यह बारिश ना होकर यहाँ पर वर्षा बहुत कम ठंडी के कारण होती है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, इसलिए इसे सूखा मरुस्थल इसलिए इसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, अधिक ऊंचाई पर उपस्थित शीत मरुस्थल। ठीक, ये राजस्थान का क्या है, यहाँ पर खूब गर्मी हो रही है इसलिए इसे ग्रीष्म मरुस्थल, और लद्दाख के रीजन में शीत मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल का सीधा सा परिभाषा है, जहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वह मरुस्थल कहलाएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया। ये हो गया आपका राजस्थान का मैदान, और यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। ठीक, राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने वाले इन झीलों को याद करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कई बार पूछी भी गई हैं, खासकर सांभर झील के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ से नमक बनाया जाता है, सांभर झील खारे पानी की झील है, इसलिए ये प्रमुख झीलें हैं, पीसीएस के दृष्टिकोण से जरूर याद रखेंगे। सांभर, डिडवाना, पंचप्रदा, लोणकरण सागर और रेवासर जैसी यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर झीलें आपकी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान देखिए। तो हमने बात की थी भैया कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की थी, तो सबसे आखिरी में कौन सी पर्वत श्रृंखला बसती है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से ढेर सारी नदियां बहती हैं। चूंकि हम गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा के मैदान की, तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के माध्यम से हिमालय को काट काट कर अपर्दन के माध्यम से लाए गए अवसाद से जिस मृदा का, जिस मिट्टी का निर्माण होता है और मैदानी इलाके में उपटती जाती है, उसे ही हम गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा के मैदान में केवल गंगा नदी ही शामिल नहीं है, अपितु उसकी सहायक नदियां भी शामिल हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो सहायक नदियों को हम बाद में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं।
तो शिवालिक हिमालय के पश्चात जो भूमि मिली थी, हमने पिछले वीडियो में भाबर, बांगर व खादर की बात की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी इलाके में गंगा के मैदान को भी हम 3 पार्ट में अगर बांट लें तो ऊपरी इलाका, मध्य इलाका और निम्न इलाका। ठीक, तो ऊपरी इलाके को अगर आप देखें तो गंगा जी कहाँ से निकलते हैं? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड व पश्चिमी यूपी में हमें जो क्षेत्र मिलता है वो भाबर है। यहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, अब बारिश की बात करें, यही इससे समझते हैं, इस चीज़, इस श्रेणी, सॉरी, इस जो ये मैंने बना रखा है इससे समझते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इधर से इधर भारत में बढ़ते हैं तो क्या मैंने बताया, आर्द्रता कम होती जाती है, यानी वर्षा कम होती जाएगी। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर, भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता धीरे धीरे बरस बरस के खर्च हो जा रही है। परिणामतः यदि हम वर्षा की बात करें तो जो निम्न इलाका यहाँ पर इधर से इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पे वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद मध्य में और कम और ऊपरी में और कम। तो देखिए वर्षा ऊपरी गंगा के मैदान में 100 सेंटीमीटर से भी कम, मध्य में 100 से 200 सेंटीमीटर और निम्न में 300 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। अगर हमें बारिश पता हो जाए तो हम वन बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसा वन पाया जाएगा। अगर निम्न गंगा मैदान की बात करें तो यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मध्य गंगा की बात करें तो यहाँ पर आपका जो वनस्पतियाँ होंगी वो पतझड़ वनस्पतियाँ होंगी। अगर ऊपरी गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पर अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज़्यादा तो यहाँ पर जो आपकी शंकुधारी, कोढ़धारी वनस्पतियाँ भी पाई जा सकती हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। यानी आपको खूब भोजन खिलाया जाए तो क्या हो जाएंगे, और मोटे होते जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। ठीक, तो देखें यहाँ पर 300 सेंटीमीटर अधिक बारिश होती है, यानी वर्षा की मात्रा अधिक है। ऐसे में पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में भी मदद मिलती है। ऐसे में यहाँ पर कठोर लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ऊंचाई या मोटाई की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है कि ऊपर से अपर्दन हुआ है, पर्वत काट काट के मिट्टी आई है। ऐसी कंडीशन में जो पहले जहां पर मिट्टी गिराई जाएगी उसकी मोटाई ज़्यादा होगी कि नहीं, फिर आगे और कम मोटाई, और फिर निम्न गंगा के मैदान में और कम मोटाई। क्रमशः देखिए 100 से 300 मीटर, 50 से 100 मीटर और 50 मीटर से भी कम। अब देखिए निम्न गंगा के मैदान में अगर मोटाई कम है तो जिन लोगों ने यूपी टेट 2022 का पेपर दिया है वो ध्यान देंगे। यहाँ पर कि एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में आर्सेनिक का प्रदूषण सर्वाधिक है। ठीक, अब देखिए जब मिट्टी की मोटाई ही कम है, ऐसी कंडीशन में अगर मोटाई कम है तो और पानी ऊपर आए, अगर मान लीजिए मिट्टी की मोटाई कम है, पानी ऊपर आए तो क्या होगा, पानी जल्दी से रिस के और नीचे की जो आपका भूमिगत जल स्तर है उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और ऊपर अगर खतरनाक और विषैले पदार्थ है, ऐसे में उनमें पानी घुलेगा और उन विषैले पदार्थों के साथ तेजी से नीचे जाएगा। इस प्रकार अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल, मैंने यहाँ पर निम्न गंगा के मैदान में लिख रखा है, तो आर्सेनिक का प्रदूषण जो जल में, भूमिगत जल में प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, निम्न गंगा के मैदान या पश्चिम बंगाल में होगा। यही ऑप्शन सही था। ठीक, इस तरह अगर आपने कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से पढ़ा है तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बिना फैक्ट को याद किए। अगला देखिए मृदा की अगर हम बात करें तो ऊपरी गंगा के मैदान में चूंकि मोटी मृदा क्या होगी, मोटी होगी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं या पत्थर भी कट कट के आ रहे हैं, तो अभी पत्थरों के कटने की प्रारंभिक अवस्था है। ऐसे में ऊपरी गंगा के मैदान में यहाँ पर मोटी मिट्टी होगी जिसे आप रेत कहते हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। फिर उससे महीन मिट्टी होगी जिसे सिल्ट कहेंगे मध्य गंगा के मैदान में, और निम्न गंगा के मैदान में बढ़िया एकदम मस्त चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। समझ गए। आगे आइए, अगर निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ऊपरी गंगा के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी को या बड़े बड़े पत्थरों को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। वहीं मध्य गंगा के मैदान में इसे बांगर व निम्न गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़क मृदा को खादर कहा जाता है। ये क्या है, जलोढ़क मृदाएं हैं, एलुवियल सॉइल है। जलोढ़क मृदा का मतलब जलधन लोढ़क, जलोढ़क। ठीक, जलोढ़क का मतलब जल के साथ लुढ़क कर आई मृदा को ही जलोढ़क मृदा कहते हैं। और जल के साथ लुढ़कने का मतलब क्या है, कोई नदी लुढ़का के ला रही होगी, तालाब को लुढ़काएगा नहीं। ठीक, इसीलिए उसे जलोढ़क मृदा कहते हैं। और जलोढ़क मृदा केवल हिमालयी नदियों केवल गंगा जी में नहीं पाई जाएगी, सिंधु नदी में भी जलोढ़क मृदा होगी।
ब्रह्मपुत्रा में भी जलोढ़क मृदा होगी, जहां भी नदियां होंगी वहां पर जलोढ़क मृदा होगी। ठीक, जहां भी नदी होगी वहां पर नवीन जो मिट्टी बन रही होगी उसे खादर कहेंगे और जो प्राचीन मिट्टी होगी उसे बांगर कहेंगे। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो ये था आपका उत्तर भारत के मैदान से संबंधित सारे के सारे फैक्ट। बस एक बच गया है आपका ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर बस इतना जानना है कि ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाकर या बहाकर लाए गए मृदा से जो मैदान बनता है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में एक द्वीप का निर्माण होता है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे कहते हैं माजुली। माजुली स्पष्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, धैर्य रखिए। माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये बनाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कहाँ पर है माजुली? कहाँ पर है भैया? माजुली असम में है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। ठीक, जिसे माजुली कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी इसकी, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से कहते हैं। यूपी टेट 2022 वाले ध्यान दें, यही प्रश्न पूछा गया था। तो यानी मेरे एक ही इसी लेक्चर से यूपी टेट में कितने प्रश्न आए? 2 प्रश्न आए। और आप लोग ईवीएस पढ़ते रहते हैं। पूरी तरह से आपको कोई भी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो पूरी तरह से जीएस को पढ़ना होता है। ये छोटी मोटी किताबें पढ़ के काम नहीं चलेगा। हो सकता है एक एग्जाम में फंस जाए, ज़्यादा क्वेश्चन अगले एग्जाम में नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशन हमने भी फेस की है, आप भी फेस कर रहे होंगे। इसलिए इस तरीके से सिनॉप्सिस बनाकर एक बार पढ़ते जाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, या नई चीज़ें करने के लिए आगे चलते हैं। यहाँ से जो रिलेटेड प्रश्न है हम एक बार उंगलियों पर कर लेते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियो देखने की आदत है, तो थोड़ा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा के राजस्थान, यहाँ से तो कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछा जाता, सिंधु नदी के 2 आप पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। गंगा के मैदान की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है? तो गंगा के प्रारंभिक अवस्था में या ऊपरी गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो निम्न गंगा के मैदानी इलाकों में या डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक, कहाँ पर सर्वाधिक आर्सेनिक का प्रदूषण पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, निम्न गंगा के मैदान में। ठीक, जो पुरानी जलोढ़क मृदा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। नवीन जलोढ़क मृदा को खादर नाम से, तथा जो बड़े बड़े पत्थर वाली मृदा होती है उसमें जो मोटी रेतीली मृदा होती है उसे भाभर नाम से जाना जाता है। ये थे आपके गंगा के इस मैदान से रिलेटेड फैक्ट। अब करते हैं ब्रह्मपुत्र के रिलेटेड फैक्ट। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ बनाया जाता है? तो असम में माजुली नामक नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ये थे आपके उत्तर भारत के मैदान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न। एक प्रश्न और बनता है या बन सकता है पीसीएस और आरओ में कि सिंधु नदी तंत्र दे दिया जाएगा और इस नदी तंत्र को उत्तर से दक्षिण लगाने, यानी नदियों के बहाव के उत्तर के दक्षिण को लगाने दे दिया जाएगा। तो सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये उत्तर से दक्षिण क्रम आपको याद होना चाहिए। सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। भारत में बहने वाली किन नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है? तो भारत की 3 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ याद रखेंगे। सिंधु भी है, झेलम भी है, सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियां भारत में आती हैं, प्रमुख नदियां हैं जो जिनका उद्गम जो है वो आपका तिब्बत के पठार से होता है। ये थे आपके उत्तर भारत के मैदान से रिलेटेड सारे फैक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी इस स्लाइड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? 2 चीज़ें हमारी खत्म हो गई हैं। प्राकृतिक भारत के भूगोल में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर का मैदान। देखिए ऊपर हिमालय पड़ता है, उत्तर में हिमालय के बाद आपका गंगा,
गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र का मैदान पड़ता है पूरा का पूरा, और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, कुछ पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर पठार शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमने प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट दिया है, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन माने दक्षिण, दक्कन एक तत्सम शब्द है, दक्षिण का दक्कन। ठीक, चलिए देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और दक्कन का पठार तो हम डिटेल में करेंगे ही, उससे पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं, वन लाइनर हमारी आदत है। चलिए देखते हैं वन लाइनर। पहले तो पठार जानिए, यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, प्रायद्वीप और पठार। पठार होता क्या है, प्रायद्वीप होता क्या है, पहले थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में। चलिए देखिए, पठार परिभाषा क्या लिख दी मैंने, मैदानों की तुलना में ऊंचा उठा हुआ समतल भाग ही पठार कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे कि ये मैदान है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, कोई पर्वत है, कोई पहाड़ी है। ठीक, अब ये मैदान कहलाएगा, ये पहाड़ी कहलाएगा। लेकिन यदि इसी ऊंचाई पर उठा हुआ इलाका, यदि यहाँ पर ऊपर तिकोना जो था उसे हम समतल बना दें, तो ये जो ऊंचा उठा हुआ समतल मैदान होगा उसी को क्या कहेंगे, चूंकि नॉर्मल मैदान की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है तो इसे हम पठार कहते हैं। अब पठार से रिलेटेड एक फैक्ट, क्या विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है, तिब्बत का पठार है। ये चीन में पड़ता है, जिस पर चीन ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। ठीक, चलिए अगला फैक्ट, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग ही प्रायद्वीप कहलाता है। अब तीन तरफ जल से घिरा हुआ मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक, इसी का कोई हिस्सा अगर इस तरीके से निकल आए बाहर की तरफ और यहाँ पर सब पूरा का पूरा क्या हो, पानी भरा हो, ये देखिए ये बड़ी सी भूमि है और इसके चारों तरफ पानी भरा है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, इस वाले इलाके को प्रायद्वीप। इसके तीन तरफ पानी है कि नहीं है, और इससे एक तरफ जल इधर इस वाले खंड से क्या है, भूमि से जुड़ा हुआ है। अब देखिए नक्शा किसका मैंने बनाया है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और कुछ नहीं। ठीक, जाकर देखेंगे कैरेबियन जो सागर है उसमें मैक्सिको की खाड़ी के पास ये प्रायद्वीप इस तरह निकला हुआ है। अब अगला फैक्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। आप अपना एटलस उठाइए और वहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप जाइए और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में जाएंगे तो इस तरीके से एक संरचना होगी जिसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। फिर ऐसे अफ्रीका नीचे मुड़ा हुआ होगा और उसके पश्चात, हालांकि ज़्यादा गड़बड़ हो गया, रुकिए, इस तरह अफ्रीका नीचे मुड़ा हुआ होगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुजाकार क्षेत्र होगा जिसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी प्रायद्वीप के बाद एक इलाका इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरह निकला हुआ होगा, ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ये क्या है, अरब प्रायद्वीप। इसके एक तरफ अगर हम देखें तो पानी के रूप में हमें लाल सागर यानी रेड सी दिखाई पड़ेगा। ठीक, वहीं यह लाल सागर और नीचे यहाँ पर क्या है, अरब सागर, ठीक, अरेबियन सी अरब सागर है। और लाल सागर को अरब सागर से जो जलसंधि जोड़ती है उसे कहते हैं बाब अल मंदाब जलसंधि। वहीं दूसरी तरफ जो पानी है उसे, जो जल है समुद्र का भरा हुआ, उसे कहते हैं, इस पानी के इलाके को कहते हैं खाड़ी। इंग्लिश में लिखा होगा द गल्फ। और खाड़ी को अरब सागर से जो जलसंधि जोड़ती है उसे कहते हैं हार्मुज जलसंधि। तो ये देखिए ये है अरब प्रायद्वीप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एटलस निकाल के देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत भी क्या है, भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो भी क्या है, एक प्रायद्वीप है। कैसे है प्रायद्वीप भैया, देखिए इधर ही बना देता हूँ। भारत का जो दक्षिणी इलाका ये आपका गुजरात है और ये आपका भारत है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी भरा हुआ है कि नहीं, इधर अरब सागर है, ठीक, इधर बंगाल की खाड़ी है। दोनों किसके हिस्से हैं, दोनों हिंद महासागर के हिस्से हैं। ऐसे में ये जो रीजन, इतना जो रीजन होगा इसे ही क्या कहेंगे हम, भारतीय प्रायद्वीप। इसे ही क्या कहेंगे, भारतीय प्रायद्वीप। और इसी भारतीय प्रायद्वीप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का कुल क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भूभाग का 48% है। हमने भारत का क्षेत्रफल कितना पढ़ा था? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, 32,87,243 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग 32 लाख मान लेते हैं, 32 लाख, तो 32 का 16 लाख यही है, यानी लगभग 32,87,000 है ना। तो 48% का इलाका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। यानी आपका वन लाइनर एक और तैयार हो गया कि भारत का अधिकांश भूभाग निम्नलिखित में से किस रूप में है? तो आप क्या कहेंगे? पठारी रूप में है। इसकी चर्चा हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं अपने। जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये चीज़ें तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पर जाइए और पिछले वीडियोस भी देख लीजिए। चलिए अगला देखिए, भारतीय प्रायद्वीप भाग है गोंडवाना लैंड का। जो लोग, फिर से मैं कहूँगा, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वो गोंडवाना लैंड क्या है ये पिछले वीडियोज में मैंने बताया है, हिमालय की उत्पत्ति के समय, ठीक। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पैंथाल सा, पैंजिया, टेथिस सागर, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये हो गए आपके प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड या भारतीय प्रायद्वीप से रिलेटेड फैक्ट कुछ। ये तो भारतीय प्रायद्वीप से रिलेटेड है, अन्यथा प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब चलते हैं हम करने अपने मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और दक्कन का पठार, ठीक। चलिए देखिए, चलिए अब अपने नए स्लाइड पर देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को, जो हमने शुरू में मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और दक्कन के पठार में विभाजित कर दिया था, ये क्या है अक्सर, ठीक। ये चीज़ें देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना अपना एटलस निकाल लीजिए, ठीक, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए देखिए एटलस में, देखिए मध्यवर्ती पहाड़ियों की यदि हम बात करें, प्राकृतिक वाले यानी कि फिजिकल वाले पेज में जाकर देखिएगा, राजनीतिक पॉलिटिकल में ना चले जाइएगा। चलिए देखिए, यदि हम मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात करें तो हमें यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी दिखाई पड़ती है या पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती है, जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे तो यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। फिर आपका इस तरफ मध्य में ही, बीच में ही आपका यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ेगा, ठीक। मैं लिखता जाता हूँ, अरावली, विंध्य, यहाँ पर गिर, और विंध्य के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको सतपुड़ा दिखाई पड़ेगी। सतपुड़ा के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर केवल महाराष्ट्र में अजंता नामक एक पहाड़ी दिखाई पड़ेगी, अजंता से जस्ट इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर सतमाला नाम की पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ेगी, सतमाला। मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। फिर आपका बालाघाट, सतमाला के बगल में ही बालाघाट के बगल में ही आपको एक और पर्वत श्रृंखला होगी जिसे हरिश्चंद्र नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी कुछ मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, और इन्हीं मध्यवर्ती पहाड़ियों को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ महाराष्ट्र के इलाके से शुरू हो जाती है और दक्षिण की तरफ तक जाती रहती है एक पर्वत श्रृंखला, और जिसका नाम है पश्चिमी घाट। और यहाँ बीच में जहाँ पर पश्चिमी घाट है, उसके बाद ये एक इस तरफ की तरफ मुड़ती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन ये बीच बीच में कई जगह कटी छटी है, ठीक। और इसलिए इसे पूर्वी घाट कहते हैं। कटी छटी होने के कारण नहीं कह रहे, मैं कटी छटी है बता रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। और उसके बाद भी, नीलगिरी पहाड़ी के बाद भी दक्षिण में चले जाएंगे आप तो आपको एक और पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी छोटी सी, जिसका नाम है कार्डमम। क्या नाम है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। अब आप लोग कहेंगे इलायची मतलब, अरे इलायची मतलब जो बाबा इलायची खाते हो वही, और क्या।
यहाँ इलायची पैदा होती है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। और थोड़ा सा रह गया है, देखिए हमने आपको जब गारो खासी जयंतिया या पूर्वी हिमालय पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि गारो खासी जयंतिया शिलांग पठार का हिस्सा है। और शिलांग पठार भी क्या है, शिलांग या मेघालय का पठार भी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, और जो कि मालदा गैप के माध्यम से अलग हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर ये भी नहीं लिखना भूलेंगे कि यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, क्या क्या, गारो, बीच वाली का नाम खासी और लास्ट वाली का नाम जयंतिया, ये भी नहीं लिखना भूलेंगे, ठीक। यानी गारो खासी जयंतिया भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इस तरीके से आप देखें तो आपका ये मध्यवर्ती पहाड़ियाँ इतनी सी आपको पढ़नी है, ठीक। अब देखते हैं दक्कन का पठार, इसका विस्तार पहले हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दक्कन के पठार में कितने कितने पठार हैं, ठीक। तो विस्तार की यदि हम बात करें तो उत्तर में दिल्ली में है रायसीना हिल्स, क्या है, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। इसी रायसीना हिल्स पर आपका राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। जो लोग राष्ट्रपति भवन तक गए हैं या राजपथ देखा है जिन लोगों ने, वो जानते होंगे कि वहाँ इंडिया गेट से जब वो देखो तो ऊंचाई पे आपको दिखाई पड़ता है राष्ट्रपति भवन, ठीक। तो ये किस पर बसा है, रायसीना हिल्स पर, ठीक। और यहाँ से इलाका शुरू होता है और यहाँ तक आपका गिर पहाड़ियों तक आता है। कहाँ तक, गिर, ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, गिर की पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियों तक आता है। उसके पश्चात यह दक्षिण में इस तरह गंगा के मैदान को छोड़ता हुआ, ठीक, झारखंड में आपका यहाँ पर एक फिर पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं थोड़ी सी, जिन्हें राजमहल पहाड़ियाँ कहते हैं। राजमहल पहाड़ी तक आता है इलाका, और फिर ये पूर्वी घाट के पश्चिम में चलते चलते और तथा पश्चिम घाट के इधर से पूरब में चलते चलते, ठीक, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों से आगे बढ़ते हुए अगर हम कहें तो कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं कि नहीं। हमने अभी यहाँ पर किया इलायची की पहाड़ियाँ, हालांकि यहाँ पर फिगर गलत बन गया, इस तरीके से बनना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियों तक प्राय दक्कन के पठार का विस्तार है, ठीक। इसका कहाँ तक विस्तार है, दिल्ली से लेकर दक्षिण में केरल तक, ये सब पूरा का पूरा इलाका ही दक्कन का पठार कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया हो, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक। अब हम दक्कन के पठार, यानी इसे आप प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं, दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार, कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए ये इलाका क्या है, ये वाला इलाका, तो ये क्या इलाका है, दक्षिण का इलाका है, दक्कन का इलाका है। साथ में ये क्या है, इधर भी भैया अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। देखिए ये वाली पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी भूमि, अगर आप देखें भारत की क्या हो रही है, ये वाली भूमि, ये पूरी की पूरी 3 तरफ जल से घिरी हुई है। ऐसे में इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, और इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग पठार, ठीक, या कौन कौन से पठार हैं इसमें, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप लोग एटलस खोल के बैठे होंगे, आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही कर लिया, क्या है भैया, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसके पश्चिम में राजस्थान का मैदान है, ठीक। हमने पहले भी बात कर ली है, राजस्थान का मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है, कल हमने बात कर ली है इसकी पूरी, ठीक। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसी अरावली के जस्ट नीचे आपको एटलस में दिख रहा होगा लिखा बड़ा बड़ा मेवाड़, ठीक। ये क्या है, मेवाड़ का पठार है, ठीक। उसके बाद इसी के और आगे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा मालवा लिखा हुआ, क्या लिखा होगा, मालवा लिखा होगा, ठीक। मालवा के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपका मिल जाएगा इस वाले रीजन में, इसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। क्या नाम है, बुंदेलखंड का पठार। और इसके जस्ट मालवा के और आगे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ बाघेलखंड। क्या लिखा मिलेगा, बाघेलखंड। भूपेश बाघेल का नाम सुने हैं, कभी मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वो छत्तीसगढ़ के रहे। तो बाघेलखंड का पठार भी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ का होगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक। बाघेलखंड से थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा छोटा नागपुर का पठार। मैं इसमें ऐसे CNP लिख देता हूँ, यानी छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक, प्लेटू। अब आगे देखिए, इसी CNP के आगे चलें तो यहाँ पर आपका क्या है, हम बार बार कर चुके हैं। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय पठार का, यानी ये क्या है? मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार, ठीक। अब देखिए इसी CNP के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको एक यहीं पर एक लंबी लंबी तीर लगा होगा, सॉरी लंबाई में लिखा होगा इस तरीके से। इसे कहते हैं दंडकारण्य, इसे कहते हैं हाँ दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार, ठीक। और दंडकारण्य के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तेलंगाना के इलाके में तेलंगाना का पठार, ठीक। अब बाकी जो आपका बचा इलाका है वो क्या है आपका? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार को भी आप डिवाइड कर सकते हैं राज्यों के आधार पर, जैसे सॉरी, दक्कन के पठार को आप राज्यों के आधार पर डिवाइड करें तो महाराष्ट्र का पठार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा और नीचे कर्नाटक का पठार हो जाएगा, जिसे आप मैसूरू पठार भी बोल सकते हैं, मैसूर का पठार भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। ये है आपके सारे के सारे पठार। आई होप आप लोग एटलस लेकर बैठे होंगे, तभी समझ में आएगा। ये ऐसे कथा नहीं चल रही है, ठीक। चलिए देखिए, अब अगर हम मालवा के पठार को लें, मालवा के पठार को भैया, ठीक, तो मालवा का रीजन बहुत बड़ा है और बुंदेलखंड, बाघेलखंड उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अगर मालवा के रीजन को देखें तो भैया जो राजस्थान के इलाके में है, यानी कि जो इलाका राजस्थान में है उसे कहते हैं मालवा के पठार को, उसे कहते हैं हडौती का पठार। किसे क्या कहते हैं? हडौती का पठार, ठीक। और जो इलाका उत्तर प्रदेश, यूपी व MP में है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। और जो इलाका MP व छत्तीसगढ़ में है, ठीक, सॉरी गलत बन गया थोड़ा, रुकिए। जो इलाका MP व छत्तीसगढ़ में है, MP एंड CH, छत्तीसगढ़, आप लोग समझ रहे होंगे, यही है बाघेलखंड का पठार। क्या है? बाघेलखंड का पठार, ठीक। और जो इलाका केवल MP में है और ग्वालियर के इलाके में, उसे क्या कहते हैं? ग्वालियर का पठार। क्या कहते हैं भैया? ग्वालियर का पठार। आप अपनी कॉपी में नीचे इस तरह बनाते जाइए और फिर जहां जरूरत पड़ेगी मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। अब देखिए, ये जो छोटा नागपुर पठार है ये भी दो भागों में डिवाइड है। CNP आपका, यानी छोटा नागपुर का पठार, इसके बीच से एक नदी बहती है, ठीक। इस नदी का नाम है भैया दामोदर नदी, दामोदर, ठीक। दामोदर किसे कहते हैं? दाम धन उदर, दामोदर कहा जाता है। दाम माने होता है रस्सी, उदर माने पेट। दामोदर कहा जाता है कृष्ण जी को, जब माता यशोदा ने उनके पेट पर रस्सी बांधकर उसे ओखली से बांध दिया था, इसलिए कृष्ण जी को दामोदर भी कहते हैं, ठीक। चलिए, तो दामोदर नदी देखिए, ये भी क्या है, मान लेते हैं छोटा नागपुर का पठार है तो इसके पेट पर एक रस्सी की तरह ये नदी निकली हुई है। तो इस रस्सी के ऊपर, यानी कि इस नदी के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है आपका हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। ये आपका पड़ता है बिहार के इलाके में ज़्यादातर, ठीक। और नीचे के इलाके को कहा जाता है रांची का पठार। तो रांची आप लोग जानते हैं किसकी राजधानी है? झारखंड की, बिहार से ही अलग हुआ था सन 2000 में। ये थे आपके दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों पर या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो दरअसल ज़्यादा लंबा हो गया है, अब और इसे लंबा नहीं करूँगा। अब धीरे धीरे मैं यहीं से शुरू करूँगा कि भैया अरावली के बारे में जानिए, विंध्य के बारे में जानिए, सतपुड़ा के बारे में जानिए, सबसे ऊंची चोटी है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये गिर के जंगल यहाँ पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन होता है। ये सब बातें हम धीरे धीरे करेंगे। देखिए, धैर्य से आप अगर GS पढ़ेंगे तो मैं बार बार
बार यही हर वीडियो में दोहराता रहता हूँ और थोड़ा अजीब भी लगता है कि एक ही बात मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। तो अगर आप धैर्य के साथ जीएस पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो जीएस को ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो जितना बार एग्ज़ाम आएगा, किसी भी चीज़ का आएगा, आप जीएस पलट रहे होंगे, परेशान होंगे। परेशान नहीं होना है। इस तरह धीरे धीरे डिफाइन कर करके हम लोग पूरा का पूरा जीएस समाप्त करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।